ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। कहानी की शुरुआत में हमें एक होटल में बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ डांस करते हुए नजर आते हैं। ये लोग सोल्जर्स होते हैं और ये अपनी पार्टनर्स के साथ डांस कर रहे होते हैं। ये इन लोगों के लिए एक राहत का समय होता है क्योंकि ये लोग वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के साथ बहुत समय से लड़ रहे होते हैं। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है सूजन, और एक आदमी के साथ डांस कर रही है जिससे वो इसी पार्टी में मिली है। इसी के जैसे हमें एक और लड़की दिखाई जाती है, इसका नाम होता है रोजमेरी, जो कि अपने पति के साथ होती है और ये एक सोल्जर होता है और इन दोनों को आपस में बहुत प्यार होता है। रोजमेरी अपने पति से बेहद प्यार करती है। यहीं पे साइड में कुछ अमेरिकन आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जापानीज अमेरिका को कभी जंग में नहीं हरा सकता। तभी हमें बाहर से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। तभी एक आदमी अनाउंस करता है कि जापानीज सोल्जर्स बॉर्डर के अंदर आ चुके हैं और वो कभी भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इसी के चलते यहाँ पर सभी औरतों और बच्चों को एक शिप में चढ़ाया जाता है जो कि इन्हें एक सेफ जगह पर ले जाएगा। यहाँ पर सभी अपने अपने पार्टनर्स को आखिरी गुड बाय कहकर शिप में चढ़ जाते हैं। जब शिप चलती है तो यहाँ पर कुछ ऑस्ट्रेलियन नर्सेज अपने पैसेंजर्स की जरूरतों को पूरा करते हैं और उनके साथ बहुत ही नरमी से पेश आते हैं। यहाँ पर सभी लोगों को लाइफ जैकेट्स दिए जाते हैं और कहते हैं कि कुछ घंटों के लिए तुम इसे पहन लो जब तक कि हम इस जोन से बाहर चले जाए। रात अच्छे से गुजर जाती है लेकिन सुबह के टाइम जापानीज एयरफोर्स इस शिप पर अटैक कर देती है। इस शिप में बहुत हड़बड़ी मच जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं और इस अटैक में बहुत सारे बच्चे और औरतें मारी जाती हैं, जबकि कुछ लोग इस शिप से उतरकर लाइफ बोट्स में चढ़कर नजदीक ही किनारे पे चली जाती है। तभी हम रोजमेरी को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड से बिछड़ी है और एक ऑस्ट्रेलियन नर्स सूजन और एक अमेरिकन लेडी एड्रियन, इन लोगों को पीछे ही छोड़ दिया जाता है पानी में, क्योंकि ये लोग पानी में जंप करते हैं और इन्हें कोई भी लाइफ बोट नहीं मिलती। ये तीनों पूरा दिन तैर के एक जापानीज आइलैंड सुमात्रा पे पहुंच जाते हैं। यहाँ के कीचड़ भरे जंगलों से आगे बढ़ते हुए ये लोग एक खुले मैदान में पहुंच जाते हैं और ये लोग बहुत थक चुके होते हैं। ये लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं ताकि एक दूसरे को मोटिवेट रखे। आगे बढ़ने पर वो एक रास्ते पे पहुंचते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कुछ जापानीज सोल्जर्स बाइसिकल चलाकर आ रहे हैं। तभी वहाँ पर कैप्टन टनाका जो कि जापानीज फोर्स से होते हैं और वो इन्हें लिफ्ट देते हैं यहीं पास ही के एक गाँव तक। रास्ते में एड्रियन इस कैप्टन को बताती है कि तुम लोगों ने एक औरतों और बच्चों से भरी शिप पर अटैक करके गलती कर दी, क्या तुम लोगों में कुछ इंसानियत बची है? और वो ये भी बताती है कि ये अटैक जिनेवा कन्वेंशन के अगेंस्ट है, लेकिन कैप्टन कहता है कि जापान ने उस कागज पर कभी भी दस्तखत नहीं किया। इसके बाद इन औरतों को एक गांव में लिया जाता है जहां पर जापानीज सोल्जर रोजमेरी को बिना बात के एक थप्पड़ मारता है और उन्हें घसीटते हुए दूसरे लोगों के पास ले जाता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस शिप से जो भी बाकी लोग बचे हुए थे उन सभी को यहाँ पर लाया गया है। सूजन अपने फ्रेंड्स से मिलती है और उन्हें सेफ देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद इन्हें एक प्रिजन कैंप में लिया जाता है जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे कैदी होते हैं और यहाँ पे बहुत सारी कास्ट्स के लोग होते हैं। इन लोगों को यहाँ पर एक शेड में रखा जाता है जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग होते हैं। अगली सुबह इन सभी को उठाया जाता है और इनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता है। इन्हें एक जगह जमा करके कॉलोनल अनाउंस करता है कि तुम सब लोग अब जापानीज गवर्नमेंट के प्रिजनर्स हो और उन्हें यहाँ पर हमारे रूल्स के हिसाब से रहना होगा। तभी एक औरत कुछ बोलने लगती है लेकिन तभी सार्जेंट उसे थप्पड़ मार के गिरा देता है। इसके बाद यहाँ पर जापानीज राष्ट्रीय गीत सुनाया जाता है और इन सभी प्रिजनर्स को उसके आगे झुकने के लिए कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक ट्रक आती है और वो इनके लिए बचा हुआ खाना लाती है और उसके बाद ये लोग उसे पकाते हैं और खाते हैं। इस कैंप में लगभग 400 से ज्यादा औरतें होती हैं। इस कैंप में बहुत सारे देशों के लोग होते हैं और औरतों में ये कॉमन होता है कि वो सबके साथ खुशी से मिलकर रहती है और ये लोग यही यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हम सब लोग आपस में खुशी से और मिलकर रहेंगे। इसके बाद हमें एक औरत दिखाई जाती है जो कि ज्यूइश होती है, उसका नाम होता है वर्स्टाक। वो कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद इन लोगों को खेती बाड़ी करने के लिए ले जाता है और इन लोगों से पूरे दिन बहुत काम करवाया जाता है। इन लोगों को पास ही के झील में पानी लाना होता है और अगर ये थक भी जाए तो इन लोगों को रेस्ट करने की इजाजत भी नहीं होती। इनकी एक और ड्यूटी भी होती है, पास ही के झील से पानी लाए जिससे कि जापानीज सोल्जर्स नहा सके। और जब ये इनके लिए पानी लाती है तो जापानीज सोल्जर्स इनके सामने नंगे होकर घूम रहे होते हैं, मतलब कि इन लोगों को कुछ भी शर्म नहीं होती। तभी यहाँ पर एक औरत बोलती है कि इस आइलैंड के दूसरी तरफ से एक और कैंप है जिसमें कि मर्दों को रखा गया है। और रोजमेरी इस बात से खुश होती है और वो ये सोचती है कि शायद उसका पति दूसरी तरफ से उस कैंप में हो। कुछ ही हफ्तों में यहाँ पर मलेरिया की बीमारी फैलने लगती है और इस मलेरिया से यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इन लोगों के साथ यहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है जो कि इस कैंप में बहुत समय से होती है और इसका नाम मिसेज रॉबर्ट्स होता है। मिसेज रॉबर्ट्स को भी मलेरिया की बीमारी लग जाती है। धीरे धीरे यहाँ पर सभी लोग बीमार होने लगते हैं और इसी के साथ यहाँ पर मेडिसिन की कमी होने लगती
लगती है और इन औरतों को अपने गहने बेचकर जापानीज सोल्जर से दवाई लेनी पड़ती थी। इसी रात को एक जापानीज औरत जो कि इसी कैंप में होती है, उसका नाम होता है विंग दवाई लाने के चक्कर में इस कैंप से चोरी चोरी बाहर निकलती है और वो दवाई लाती भी है। जब वो वापस आती है तो तभी यहाँ के गार्ड्स अलर्ट होते हैं और किसी भी तरह से विंग अपने कैंप में पहुंच जाती है और वो मिसेज रॉबर्ट्स के लिए उसकी दवाई लाती है, जिससे कि मिसेज रॉबर्ट्स की सेहत में इजाफा होता है। अगली सुबह कैप्टन टनाका को खबर लगती है कि यहाँ पर कल रात को क्या हुआ। वो विंग को अपने सामने लाते हैं और उसे जिंदा जला देते हैं, मतलब कि सजा के तौर पर। बाकी सब लोग इस चीज से यहाँ पर बहुत डर जाते हैं। इसी शाम को एड्रियन एक गाना गुनगुना रही होती है, तभी उसके सामने एक औरत आती है जिसका नाम होता है डेजी। इन दोनों की आपस में बहुत अच्छे से बनती है क्योंकि इन दोनों के बीच में एक ही कॉमन थिंग था, वो था म्यूजिक। और ये फैसला करते हैं कि हम एक ऑर्केस्ट्रा बैंड बनाएंगे। इसके बाद ये म्यूजिकल नोट्स अपनी डायरी पे लिखते हैं। कुछ औरतें इनके साथ जुड़ जाती हैं और कुछ नहीं, और वो इन्हें बोलते हैं कि अगर जापानीज सोल्जर्स को इस बात का पता चला तो हमें जिंदा जला देंगे। लेकिन बाकी लोग इन दोनों के साथ जुड़ने के लिए बहुत ही बेताब होते हैं। यहीं पे मिसेस रॉबर्ट को दिखाया जाता है जो कि निचली वाली कास्ट के लोगों के बारे में कुछ बोलने लगती है। तभी उसकी बेटी उसे कहती है कि जिस मिडिल क्लास लड़की ने तुम्हारे लिए दवाई लाई थी, जिसने तुम्हारी जान बचाई, उसे जिंदा जलाया गया क्योंकि उसने तुम्हारे लिए अपनी जान पे खेलकर दवाई लाई थी। ये सब सुनने के बाद मिसेस रॉबर्ट बहुत ही उदास होती है और विंग का शुक्रिया अदा करती है। इसी दिन एड्रियन और दूसरी औरत ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक की प्रैक्टिस करने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर जापानीज सोल्जर आकर इन्हें मार पीट करते हैं। लेकिन ये लोग यहाँ पर हार नहीं मानते। ये एक छोटे छोटे ग्रुप बनाकर चोरी चोरी अपने ऑर्केस्ट्रा सिंगिंग की प्रैक्टिस करते हैं और ये प्लान काम करता है और धीरे धीरे ये लोग इस चीज में और भी बेहतरी करते हैं। एक दिन यहाँ का सार्जेंट इस कैंप में आता है और डेजी को एक लिस्ट पकड़ा देता है। जब वो इस लिस्ट को पढ़ते हैं तो वो ये जान लेते हैं कि इस लिस्ट में जो भी लड़कियां हैं वो सब जवान और खूबसूरत है। इसके बाद इन लड़कियों को एक जीप में डाला जाता है और इन्हें एक हवेली पे लिया जाता है जो कि जापानीज आर्मी के ऑफिशियल्स होते हैं। यहाँ पे इन्हें बताया जाता है कि इन लोगों के पास एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका है अगर वो इस बात पे मान जाए कि वो यहाँ के ऑफिशियल्स की मिस्ट्रेस बन के रहे। मिस्ट्रेस मतलब नौकरानी, एक रखेल की तरह। और इन लोगों को अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और एक अलग कमरा दिया जाएगा। कुछ औरतें यहाँ पर इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन बाकी इस बात से मुकर जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने किसी और को प्रॉमिस किया था। इसके बाद कई महीने बीत जाते हैं लेकिन वॉर खत्म नहीं होता और बीतते समय में इस कैंप में बहुत सारी औरतें मर जाती हैं। एक दिन सूजन उस औरत के कमरे में घुस जाते हैं जो कि डॉक्टर होती है, जिसका नाम वर्सेटैक होता है, और देखती है कि डॉक्टर एक डेड बॉडी के दांतों से एक सोने का दांत निकाल देती है और कहती है कि ये दांत इस औरत का किसी काम का नहीं है बल्कि मेरे ही काम आ सकता है। तो सूजन उसे कहती है कि तुम जो भी ये कर रहे हो ये सब कुछ गलत है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि डॉक्टर इस सोने के बदले जापानीज सोल्जर से दवाई लेती है और वो ये भी चाहती है कि सूजन ये सब सीखे ताकि यहाँ के लोग जिंदा रह सके और वो मेरे बाद भी ये सब काम करती रहे। इसी रात को जब एड्रियन अपने टेंट के बाहर होती है तभी एक जापानीज सोल्जर उस पर हमला करता है और उसे असॉल्ट करने की कोशिश करता है। ये सोल्जर नशे में होता है लेकिन सूजन अपने आप को डिफेंड करते हुए उस आदमी को धक्का गिराकर फेंक देती है। लेकिन तभी यहाँ पर दूसरे सोल्जर्स आते हैं और एड्रियन पे ये इल्जाम लगाते हैं कि उसने एक सोल्जर को मारा है बिना किसी रीजन के। एड्रियन को पूरी रात एक पिंजरे में रखा जाता है और अगली सुबह उसका हिसाब लिया जाएगा। अगली सुबह यहाँ का सार्जेंट उसे कैप्टन टनाका के पास ले जाता है और इस सिपाही ने कैप्टन टनाका को ये झूठ बोला होता है कि एड्रियन ने मेरे सामने झुकने से इनकार कर दिया और इसी बात पे मैंने उसे टच किया। एड्रियन अपनी तरफ से सफाई देती है लेकिन तभी कैप्टन कहता है कि तुम हमारे सोल्जर्स की इंसल्ट कर रहे हो। वो उसे जमीन पर गिरा देता है और उसे बुरी तरह से लाते मारता है। दूसरी तरफ कुछ औरतें कॉलोनल के ऑफिस जाती है और उसे एड्रियन की जान की भीख मांगते हैं। वो उसे कहते हैं कि इसमें एड्रियन की कोई भी गलती नहीं है जबकि सारी गलती उस सोल्जर की है, लेकिन एक कॉलोनल भी इनकी मदद करने से इनकार करता है। तो तभी ये औरत कहती है कि तुम में और कैप्टन टनाका में कोई भी फर्क नहीं है और ये बात सुनते हुए कॉलोनल इनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। इसी रात को यहाँ पर एक ऑर्केस्ट्रा का पहला शो होता है और ये आवाज सुनकर जापानीज सोल्जर्स अपने कैंप से बाहर आते हैं और इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो इनकी आवाज सुनते हैं तो वो इनकी आवाज की मधुराहट से रुक जाते हैं और जब शो खत्म होता है तो यहाँ के लीडर्स भी इनके लिए ताली करते हैं। अगली सुबह इन सबको इकट्ठा किया जाता है और बोला जाता है कि जापान लगातार इस जंग में जीत हासिल कर रहा है और अब ऑस्ट्रेलिया इनके साथ हाथ मिलाना चाहता है। तभी सूजन धीमी आवाज में कुछ बोलती है और ये बात कैप्टन टनाका सुन लेता है। वो उसे सामने बुलाता है और कहता है कि फिर से दोहराओ जो तुमने अभी कहा। जब वो मना करती है तो कैप्टन सूजन को जंजीरों से बांध कर रखता है और उसके चारों तरफ लकड़ियों से बने नोकीले हथियार ऐसे रखता है कि अगर सूजन जरा से भी हिली तो उसकी मौत तय है। सूजन को यहाँ पर कड़ी धूप में घंटों तक रखा जाता है और
न ही उसे पानी दिया जाता है। 24 घंटे गुजरने के बाद कैप्टन वापस आता है और वो सूजन की हिम्मत से इम्प्रेस होता है और इस बार वो उसे छोड़ देता है। अब यहाँ पर रोज शाम को ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक चलता रहता है और यहाँ के ऑफिशियल्स भी इस म्यूजिक को सुनते हैं और वो इस चीज से इम्प्रेस होकर इन लोगों को गिफ्ट के तौर पर 2 साबुन की टिकिया देते हैं। अब यहाँ पर इन लोगों को 2 साल हो चुके हैं। इसके बाद इन लोगों को दूसरी जगह पे ले जाया जाता है जहाँ पर की ज्यादा सुविधाएं नहीं होती। जब इन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा होता है तभी इनकी नजर उन लड़कियों पे पड़ती है जिन्होंने यहाँ की ऑफिशियल्स के मिस्ट्रेस बनने को राजी हुए थे। तभी यहाँ पर रोजमेरी अपने पति को देखती है जिसे कि अभी अभी जापानीज सोल्जर्स लाए होते हैं और उसे अंदाजा हो जाता है कि अब ये लोग मेरे पति को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रोजमेरी पूरे रास्ते में रोती रहती है और उसे इस बात का एहसास भी होता है कि वो अब दोबारा कभी भी अपने पति से नहीं मिल पाएगी। नई जगह पर इन्हें खंडर वीरान घरों में रखा जाता है और इन लोगों को मैट्रेसेस भी नहीं दिए जाते। इन लोगों के पास यहाँ पर खाना भी नहीं होता है और इसीलिए इन लोगों को सांप और कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा करना पड़ता है। बहुत सारी औरतें बीमार पड़ जाती हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिलता। इन लोगों में मेल न्यूट्रिशन की कमी आती है। मेल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण। और रोजमेरी ने जब से अपने पति को जापानीज सोल्जर्स के कब्जे में देखा है तो वो अपने जीने की चाहत को छोड़ देती है। रोजमेरी खाना भी ठीक से नहीं खा पा रही होती है और रातों को लगातार रोने से उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था और इसी के चलते रोजमेरी की डेथ हो जाती है और इसी के साथ मिसेस रॉबर्ट्स और बहुत सारे लोगों की डेथ होती है और इन लोगों को यही पास में ही दफनाया जाता है। अब यहाँ पर बहुत कम औरतें बची थी और ये लोग ये भी भूल चुके हैं कि इससे पहले इनकी जिंदगी कैसी हुआ करती थी। इसके बाद 24 अगस्त 1945 में यहाँ का कॉलोनल सब लोगों को इकट्ठे बुलाता है और टेबल पे खड़े होकर अनाउंस करने लगता है कि जंग खत्म हो चुकी है और इन सब लोगों से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। इसके बाद जापानीज सोल्जर्स यहाँ से निकल जाते हैं और इन औरतों को आजाद छोड़ दिया जाता है। ये औरतें बहुत खुश होती हैं और एक दूसरे को गले मिलती है। इसके बाद इन लोगों को सिंगापुर ले जाया जाता है और वहाँ से उनको अपने अपने घर भेज दिया गया था। इस कहानी में जो ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक ये औरतें गा रही थी उस म्यूजिक को रियलिटी में रिकॉर्ड करके रखा गया था और यहाँ से आजाद होने के बाद भी जो यहाँ के सर्वाइवर्स थे उन लोगों ने अपनी फ्रेंडशिप अपने मरते दम तक कायम रखी। और इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि औरतें किसी से कम नहीं होती है और इन औरतों ने हार ना मानते हुए अपनी हिम्मत अपने साहस को बरकरार रखा था। और इस चीज से ये भी अंदाजा होता है कि चाहे कोई भी मुसीबत, कोई भी मुश्किल या कोई भी कठिन समय आए तो औरतें अपनी हिम्मत, अपनी बहादुरी और अपने नरम मिजाज से कभी भी हार नहीं मान सकती। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई होगी।